Greetings, everyone. My name is Juhi Gupta, and we were talking about the chapter biotechnology. Last वाले section में हमने ये पढ़ा था there are different types of biotechnology, there are different like concepts on which biotechnology is based on. So there is genetic engineering, there is bioprocess engineering, and genetic engineering में अलग-अलग tools use होते हैं. By tools, what we actually mean, there are different classes of set of enzymes which are utilized during the whole process, which includes like there is restriction enzymes, there are ligases. जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कटिंग करवाती हैं, लाइगेसेस उन्हें जोड़ती हैं. उसके अलावा हमने एक सेक्शन बताया था कि कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई नया ऑर्गेनिज्म अगर डाला जाएगा, कोई नया डीएनए मटेरियल डाला जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ तब रेप्लिकेट करेगा when that new DNA material integrates itself into the chromosomal material of the host organism. क्योंकि हर क्रोमोसोम के पास एक ORI होता है, that is called as the origin of replication area, which will be responsible for integrating itself into the chromosome and then finally initiating replication and making multiple copies, called as the process of cloning. So इन चीजों को अभी हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट ये हम फिलहाल के लिए ये पढ़ रहे थे कि रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस जो होती हैं, द एंजाइम्स व्हिच हेल्प्स इन कटिंग, दो तरीके की बताई थी. देयर आर रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसेस, देयर आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. So the exonucleases cut towards the ends while endonucleases cuts in between a particular sequence. अब ये बात चल रही थी कि एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सीक्वेंस में कहाँ कट करती है एंड कैसे सीक्वेंस को कट करती है. This is that a restriction nuclease, a restriction endonuclease always recognize a palindromic sequence. And what was a palindrome? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर वर्ड जो दोनों तरफ से पढ़ने पे एक ही जैसा लगे, जैसे मलयालम. ठीक है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस रिटन मलयालम. सो मलयालम आप आगे से पढ़िए चाहे पीछे से पढ़िए तो मलयालम ही आएगा. इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ड को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड. बट जब हम बात कर रहे हैं डीएनए की, जब हम बात कर रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, तो उस केस में एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इस तरीके की, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट टेक अ डिफरेंट कलर पेन. या लेट्स टेक ऑरेंज. या सो उस वाले केस में आप जैसे देख सकते हैं, ये आपका जो सीक्वेंस है, द फर्स्ट वन, अगर सबको थोड़ा सा याद हो तो आई जस्ट मेक अ फर्स्ट रफ डायग्राम. डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ वन. ठीक है, इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दो स्ट्रैंड्स होते हैं. एक स्ट्रैंड रन कर रहा होता है 5 डैश से 3 डैश तक, एंड द अदर वन इज 3 डैश से 5 डैश तक. ठीक है, सो कोई भी सीक्वेंस जो होगा वो इन दोनों डायरेक्शंस में आप चेक कर सकते हो. ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे कहते हैं, जैसे वो सीक्वेंस 5 डैश से 3 डैश में पढ़ने में आए, उसी तरीके से वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में भी 5 डैश से 3 डैश में सेम पढ़ने में आएगा. देन इट इज कॉल्ड एज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. जैसे अभी फिलहाल सिर्फ समझने के लिए आप ऐसे मानिए कि जैसे आप इस वाले सीक्वेंस को पढ़िए, नंबर 1 को कहां से पढ़ेंगे. आपको कल भी इस चीज को मेंशन किया था दैट द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग शुड बी केप्ट सेम एज इट इज रिटन हियर. ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सिमिलर ही रखनी पड़ेगी. जिस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, 5:3 में पढ़ रहे हैं या 3:5 में पढ़ रहे हैं, वो सिमिलर रखना पड़ेगा दोनों स्ट्रैंड्स पे. नंबर 1 स्ट्रैंड पे पढ़ के देखते हैं, 5 डैश टू 3 डैशेस, GAATTC. बट अब सेकेंड स्ट्रैंड पे पढ़ के देखते हैं, दिस इज द सेकेंड वन. सेकेंड स्ट्रैंड पे भी ओरिएंटेशन सेम रखनी है, तो आप दोबारा से 5 डैश से 3 डैश ही पढ़ोगे. सो 5 डैश से 3 डैश दोबारा क्या बना, GAATTC. अब ये आप अपने लेवल पे 3 डैश पे भी ट्राई करके देख सकते हो. फर्स्ट वाले को 3 डैश से पढ़ोगे तो CTTAAG. सेम चीज नीचे वाले के साथ करोगे 3 डैश से तो सेम आएगा. ऐसे सीक्वेंस को इन बायोटेक्नोलॉजी आर कॉल्ड एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे ही सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर पाती हैं, बाकी सीक्वेंस को नहीं. तो हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जितने भी हम बोल रहे थे कि बहुत वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मिलती है, उन वैरायटी ऑफ एंजाइम्स में जो हर जो आपकी एंजाइम होती है, वो हर एंजाइम एक पैलिंड्रोमिक, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है, बाकी सबको नहीं. ओके, जो आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अगेन थोड़ा सा डायग्राम के बेसिस पे समझ के देखते हैं. जैसे मान लीजिए GAATTC, मान लीजिए एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है आपके पास, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है आपके पास, और ये उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. ठीक है, ये उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कटिंग करती है, इट कट्स द डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर. सेंटर कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6, सीधे सीधे इवन है.
इवन का बीच का हो गया ये सेंटर, इससे थोड़ा सा दूर, मे बी यहां से या मे बी यहां से, तो सेंटर से थोड़ा सा दूर कट करती है आपकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे समझने के लिए यहाँ पे लिखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेम ऊपर वाले से आप देख के लिख सकते हो, देयर इज CTTAAG, ठीक है, सेंटर हो गया यहां से। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आ रही है काटने के लिए, जब कटिंग करने के लिए आती है तो मिडल से ना कट करके थोड़ा सा मिडल से दूर कटिंग करती है, ठीक है। सो अगर उसने कटिंग करी यहाँ पे, ठीक है, तो नीचे भी यहीं पे करेगी। सिमिलरली अगर कटिंग करी मे बी यहाँ पे, तो नीचे भी कटिंग यहीं पे करेगी, ठीक है। उस पर्टिकुलर बेस के कॉम्प्लीमेंट्री को ही नीचे काटती है। जैसे अगर यहाँ पे कट करा, यहाँ पे कटिंग का एक पहला निक लगाया, तो जैसे इसके साइड में ए था तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी। मैंने कल भी बताया था कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री इज टी एंड जी का कॉम्प्लीमेंट्री इज सी। सो ए के सामने टी आ रहा था, उसके सामने कटिंग लगाएगी। सिमिलरली इस सी के सामने मान लो अगर काट रहे थे तो सी के सामने जी कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो इसके कट लगाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे a little away from the center restriction enzymes काम करती हैं। Okay, so let's just disrupt this and let's understand further another thing. Let's go up, ठीक है। दोनों तरफ उसकी वजह से जैसे ही कटिंग आएगी तो पहले ही क्या सीक्वेंस थे, ऐसे दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए। अब क्या हो गया, कटिंग हो गई। जैसे मान लीजिए यहाँ काट दिया और एक यहाँ काट दिया, या फिर यहीं काट दिया, किसी एक जगह भी काट दिया, तो ये जो दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए थे सिंगल हो जाएंगे, राइट, सिंगल हो जाएंगे। बीच से कट लग चुका है, दोनों स्ट्रैंड्स काट चुके हैं। ये जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस हैं, ये जो अब जो अलग से स्ट्रेच है, ये दोनों के दोनों खुल गए ना, ये सारे के सारे जो ओवर हैंगिंग है, हैंग करते हुए स्ट्रेचेस हैं, जस्ट एंड्स हैं, इन्हें बोलते हैं स्टिकी एंड्स। इस तरीके से कटिंग करी जाती है कि ये अटैच हो पाए, ये किसी से नए से अटैच हो पाए, इस तरीके से कटिंग करी जाती है। हमेशा स्टिकी एंड्स ही जनरेट होंगे। अब एंड्स कैसे होंगे इस पे भी निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कटिंग करवाई है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, अगर एंड्स बने स्टिकी, ठीक है, तो ये तो दूसरे से ज्वाइन कर सकता है। ऐसा टूटा हुआ डीएनए या ऐसा टूटा हुआ न्यूक्लियर मटेरियल दूसरे से ज्वाइन कर सकता है। बट अगर एंड्स हुए ब्लंट, अगर एंड्स हुए ब्लंट, तो ये ज्वाइन नहीं करते हैं आपस में दूसरे से, स्टिकी वाले कर देते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स जिसमें ब्लंट एंड्स को दोबारा से स्टिकी एंड बनाया जा सकता है, इसके भी प्रोसीजर्स हैं। बट जनरल में ब्लंट एंड्स एक दूसरे से ज्वाइन नहीं कर पाते, स्टिकी एंड्स ज्वाइन करते हैं। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमेशा ऐसे ही एंड्स जनरेट करती है जिसकी वजह से आपके स्टिकी एंड्स बने, ठीक है। अब इसके बारे में हम ऊपर वाले एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एंड इन्हें स्टिकी क्यों बोलते हैं? स्टिकी एंड्स आर कॉल्ड सो, उनको इसीलिए स्टिकी एंड्स बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, मतलब दे हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के अटैच कर जाएंगे दोबारा से। जैसे अब इस चीज को समझने के लिए बताती हूँ, ऊपर डायग्राम में समझेंगे डायरेक्टली। और ये स्टिकी एंड जो होते हैं ना, अगर ये स्टिकी एंड्स होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, कैपेसिटी आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की। एंड देन यहाँ पे जब आप लाइगेस लगाएंगे तो लाइगेस भी अपना अच्छे से काम कर पाती है। स्टिकी एंड्स बनने के कई फायदे हो गए। तो स्टिकी एंड्स बनते हैं, उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड्स को आपस में अटैच कर देंगे, ए को टी से, जी को सी से, सी को जी से, या टी को ए से। And at the same time, this is also responsible for an effective action of द एंजाइम लाइगेस। दोनों को जोड़ने के लिए एक एंजाइम बताई थी, लाइगेस इस्तेमाल होती है। लाइगेस अपना काम अच्छे से कर पाती है, स्टिकी एंड्स के साथ, ब्लंट एंड्स के साथ नहीं कर पाती। Okay, so let's just go up and let's see the diagram first, how this happens exactly. So looking at the diagram, आप एक एक्शन देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ये है इस तरफ और एक ये है, ठीक है। दो अलग डीएनए हैं जिनको काटा जा रहा है, जिनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जा रहा है एंड देन उन्हें जोड़ा जा रहा है, ठीक है। द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट। ये हमने बताया था, सेम जगह पे काटा जाता है ताकि सेम कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस सामने सामने आए। अभी जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ वाले सीक्वेंस का नाम है GAATTC, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप तो खुद बना लोगे, मैंने बताया था, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, C का कॉम्प्लीमेंट्री G, A का कॉम्प्लीमेंट्री T, T का कॉम्प्लीमेंट्री A, ठीक है।
तो कॉम्प्लीमेंट्री तो नीचे वाला आप खुद लिख लोगे। सिमिलरली अब आप यहाँ पे देखो, इसके भी कौन से एंड्स कटे हैं, इसके पास भी वो सेम सीक्वेंस है, कौन सा, GAATTC। दोनों तरफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने एक पर्टिकुलर एरिया पे तो काम करती है, तो जैसे जिसके केस में जो भी एंजाइम यूज करी गई है वो सेम एंजाइम दूसरे के केस में भी यूज करी जाएगी। और अभी बताया था एक एंजाइम अपने पर्टिकुलर एरिया पे ही काम करती है, तो जैसे आपको बताया इको R1, इसमें कौन सी एंजाइम यूज करी गई है, इको R1। तो अभी आप यहां से एक चीज सीधी सीधी इस चीज से सीख सकते हो कि इको R1 का जो सीक्वेंस है, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जो इको R1 पहचानती है एक सीक्वेंस के अंदर, दैट इज GAATTC। ये है सीक्वेंस इको R1 के लिए, ठीक है। अगर इको R1 कभी भी काम कर रही है तो हमेशा इस सीक्वेंस के ऊपर काम करती है, ठीक है। अब इको R1 डीएनए को कहाँ काटती है, बिटवीन द बेसिस G एंड A ओनली, हमेशा G और A के बीच में काटती है और कहीं नहीं काट पाती, ठीक है। तो G और A कहाँ है पूरे सीक्वेंस में, G और A बस एक ही जगह है, ठीक है, G और A के बीच में काटती है। When the sequence GAATTC is present, जब ये पूरा सीक्वेंस प्रेजेंट है आपके डीएनए में, उसके बीच वो G और A के बीच में कट लगा देती है। दोनों डीएनए के अंदर वेक्टर डीएनए, वो वाला डीएनए जो आप नए ऑर्गेनिज्म में डालना चाहते हो, और ये भी एक फॉरेन डीएनए जो फाइनली आपके पास नया डीएनए, ठीक है। इन दोनों को आपको जोड़ना है, वेक्टर डीएनए को, वेक्टर यानी व्हीकल डीएनए जिसके साथ आपकी जीन जा सकती है, या फिर आपका जो भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट का सामान है वो आप इस वेक्टर डीएनए के साथ भेज सकते हो। फॉरेन डीएनए वो ऑर्गेनिज्म का डीएनए, जो भी उसका पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए, ठीक है। तो कट लगाया गया, कट कहाँ लगेगा, G और A के बीच में, क्योंकि इको R1 हमेशा G और A के बीच में ही काटती है। अब आप नेक्स्ट वाले स्टेप पे देख लो, दोनों वाले केसेस में यहां देखो और यहां देखो, G और A के बीच में कट लग गया, यहाँ पे G और A यहाँ पे कट लगाया उसने, और पहले वाले में यहाँ पे कट लगाया, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे आप ये देखोगे, ये जो एंड्स जनरेट हुए हैं, आई जस्ट क्लीन इट, तो ये जो एंड्स जनरेट हुए हैं दोनों तरफ, दीज आर द स्टिकी एंड्स, ये एंड्स जो है वो एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं, एंड देन फाइनली आपका ये नया डीएनए बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, जिसके अंदर ये रेड वाला भी और ये ब्लैक वाला भी है। इस तरीके से आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होने चाहिए, इको R1 या फिर जो भी आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करी है उसका वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए डीएनए के अंदर। अगर नहीं होगा तो वो कटिंग ही नहीं कर पाएगी। तो कटिंग करने के लिए आपका नोन सीक्वेंस होना चाहिए, दोनों में सेम जगह पे कटिंग होनी चाहिए, और स्टिकी एंड्स बनने चाहिए। स्टिकी एंड्स बनने के मैंने दो रीजन दिए, स्टिकी एंड्स बनने के सिर्फ दो फायदे हैं। एक तो ये कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कह रहे हैं, G और C एक दूसरे से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, और A और T ट्रिपल से। तो स्टिकी एंड्स होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और नेक्स्ट टाइम ये जो आपने यहाँ वाले सेक्शन में देखा, इस वाले जो सेक्शन में ये दोनों एक दूसरे से अटैच कर गए, ज्वाइन कर गए, तो ये ज्वाइनिंग जो है एक एंजाइम करवाती है कॉल्ड एज लाइगेज। स्टिकी एंड्स होते हैं तो लाइगेज भी बहुत अच्छे से काम कर पाती है। सो दिस इज हाउ दिस डायग्राम फंक्शंस, दिस इज हाउ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वर्क्स, this is how a recombinant DNA is formed or produced. We are done with this and then let's just go further down. अभी आपको मैंने यही दिखा दिया, वो सेम बात लाइक कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं। एंडोन्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीच में काट रही थी, बाहर की तरफ नहीं काटा उन्होंने, बीचों बीच मतलब अंदर की तरफ काट रही है। सो दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी एग्जैक्टली क्या करवाती हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाती हैं, जिसको लिखने के लिए सिंबल वाइज ऐसे लिखते हैं RDNA, ठीक है। अगर RDNA लिखा है इसका मतलब हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग सोर्सेस का डीएनए है, इसके अंदर एक जगह का डीएनए नहीं होता, इसके अंदर अलग अलग जगह का डीएनए होता है, इसीलिए से रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। नया कॉम्बिनेशन, आप रिकॉम्बिनेंट टर्म को ही समझ लो, उसके बेसिस पे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। सो मैंने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं इसे। रिकॉम्बिनेंट हैज बीन यूज्ड फ्रॉम द टर्म रिकॉम्बिनेशन। तो अभी आपको ये चीज पता लग गई है कि अलग अलग जगह के डीएनए या न्यूक्लियर मटेरियल एक जगह पे कंबाइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से नया डीएनए बनता है। इसकी वजह से इस पर्टिकुलर प्रोसेस में रिकंबाइन किया गया, दोबारा से कंबाइन किया गया कुछ अलग अलग चीजों को, इसीलिए जो नई चीज बनी उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो जो भी इस तरीके से बनेगा उसके आगे हम ये आर वाली टर्म लिख सकते हैं, ओके। जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया ये वाली चीज, तो कि जो स्टिकी एंड्स बनेंगे वो किससे जुड़ते हैं,
लाइगेज से, हम लाइगेज के बारे में भी पढ़ेंगे फर्दर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। ओके, सो यू कैन सी द डायग्राम अगेन। ये वाली चीज आप दोबारा से देख सकते हो, लेफ्ट में जो डायग्राम है, जस्ट लुक एट इट, एक बार आप अपने लेवल पे देखो एंड देन वील जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन दो। जैसे आप देख सकते हो, लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेन डीएनए। ये आपका फॉरेन डीएनए और ये आपका वेक्टर डीएनए, ठीक है। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए जिसमें आप जाना चाहते हो, और ये वो डीएनए जिसके अंदर वो जीन है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट का सामान है, ठीक है। सो ये वाला वो हो गया जो आपको डालना है, ठीक है। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ये हमने ऊपर भी बात करी, ऊपर वाले डायग्राम में, कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही काम करना पड़ेगा दोनों तरफ, ताकि सेम सीक्वेंस सेम जगह पे कटे। हर जगह पे दूसरी एंजाइम यूज करेंगे तो दूसरी जगह कटिंग करेगी, हो सकता है वो भी सेम जगह कटिंग कर दे, क्योंकि कुछ कुछ के मैच भी करते हैं, बट best would be that you would be using a similar restriction enzyme for both the DNA, that would be most effective. ये यहाँ पे कटिंग लग गई, जैसे यहाँ पे एक जगह कट गया, यहाँ पे एक जगह कट गया, इसमें भी यहाँ पे एक कटिंग लगी हुई है। लाइगेसेस जो दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ऐसी एंजाइम जो डिफरेंट डीएनए को या डिफरेंट न्यूक्लियर मटेरियल को ज्वाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो लाइगेसेस आपके फॉरेन डीएनए को फाइनली प्लाज्मिड से ज्वाइन कर देगी। एंड देख यहाँ पे आप देखिए, ये जो रेड वाला डीएनए था उसके अंदर इतने से हिस्से में ये ब्लू वाला डीएनए आ गया, बन गया दोबारा से आपका क्या, आर डीएनए, ठीक है। उसके बाद ये जो नई वाली चीज आपने डेवलप करी है ये आपके सेल में जा चुकी है, एंड देन सेल जो है अपने आप को नंबर में इंक्रीज करता है, ये क्रोमोसोम का पार्ट बन गया। अब आपके जो ऑर्गेनिज्म का पूरा डीएनए है ये उसका पार्ट बन चुका है, उसके क्रोमोसोम का पार्ट बन चुका है। उसके क्रोमोसोम के अंदर कौन सा रीजन होगा, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला रीजन होगा, और वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले रीजन के अंदर रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। रेप्लिकेशन की वजह से सेल 1 के 2, 2 के 4, यहाँ पे 2 के 4 एंड देन 4 के 8, इस तरीके से नंबर में इंक्रीज करते चले जाएंगे। एंड दिस इज हाउ द होल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फंक्शंस। इस तरीके से हम क्लोनिंग का प्रोसेस करते हैं। क्लोनिंग में एक सेल के बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं जिसके अंदर वो जीन होता है जो हम चाहते हैं, ठीक है। क्लोनिंग के प्रोसेस में वो वाला जीन आ जाता है जो हम चाहते हैं। दिस इज हाउ दिस इज डन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो मैंने अभी बताया था, लाइक दिस इज अ वेरी कॉमन फैक्ट। आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा सेम यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज उन दोनों को ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब सेम वाली यूज करते हैं तो स्टिकी एंड्स भी सिमिलर प्रोड्यूस होते हैं जो आपस में ज्वाइन जल्दी करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो आपका बन गया, वो डीएनए तो आपका फाइनली आ गया, आर डीएनए आपने बना लिया। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को मान लीजिए अगर आपको सेपरेट करना हो, जेल पे लाना है, आपको देखना है कैसा है कैसा नहीं है, तो इसके लिए भी एक प्रोसेस है, एंड वी आर गोइंग टू सी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर द सेम। So there is separation and isolation of DNA fragments. The cutting of DNA by restriction endonuclease, उसकी वजह से DNA के fragments बनते हैं. These fragments can be separated एक दूसरे से, जैसे आपने इस वाले डायग्राम में देखा, इस वाले सेक्शन में आप देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काम किया, 3 अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन गए। मान लीजिए अब आपको ये पता करना है कि आपको कौन से वाले फ्रेगमेंट पे काम करना है, इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे। अब ये भी तो पता करना पड़ेगा कि कौन से वाले फ्रेगमेंट का साइज कितना है और मेरे कौन से काम वाला है। तो ये चीज करने के लिए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है विद अ प्रोसेस कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेट्स जस्ट सी दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन हम इस पे दोबारा से वापस आके अपने लेवल पे डिस्कशन करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, बेसिक मैं बता देती हूँ, एंड देन वीडियो में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक प्लेट के अंदर अगर वो एक मटेरियल है, जेल लाइक मटेरियल है, उसको कास्ट कर लेते हैं, उसको डाल देते हैं, एंड देन वो पूरी एक स्लैब बन जाती है। उसके अंदर छोटे 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 होल्स कर लेते हैं जिन्हें हम वेल्स बोलते हैं, और उसके अंदर आपके सैंपल को लोड कर देते हैं। पोर साइज के बेसिस पे डीएनए ट्रैवल करना शुरू कर देता है। एंड ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है कैसे नहीं, लेट्स सी इन द वीडियो फर्स्ट, एंड देन हम अपने वाले नोट्स के थ्रू इस चीज को डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, एंड मैंने इंडिविजुअली करा भी हुआ है, सो आई कैन शेयर द लाइव एक्सपीरियंसेस विद यू कि मैंने क्या क्या महसूस किया व्हाइल वी एक्चुअली डिड दिस। So for a better understanding, let's see the video first and then we'll come back here. Yeah, this is a very colorful and animated video. I hope you find this interesting.
Biotechnology is gel electrophoresis. Gel electrophoresis can be used to separate molecules based on how big they are, their size, and it's especially useful with DNA. Let's look at DNA real quick. So here is a guppy cell, here's the nucleus in the guppy cell, here's the DNA in the nucleus of the guppy cell, and if you were to zoom into the DNA, here is a nucleotide, which is a building block of DNA. See those phosphates in the nucleotide? What are nucleotides? Those bases, the nucleotide bases, adenine, guanine, thymine, cytosine, ATGC, जो हम अलग-अलग लिखते हैं. Tides, they're a bit negative. Well, they contribute a negative charge anyway to the DNA. So if we look at this whole DNA here, it gives that DNA a negative charge. That's a big deal because gel electrophoresis, which again separates molecules based on size, relies on the fact that DNA molecules have a negative charge. Okay, here's a gel electrophoresis machine. The point of the machine is to be able to have an electrical charge running through a gel. So here's the gel, typically made of agarose. Agarose is a polysaccharide polymer, which if you remember from our biomolecule video, polysaccharides are carbohydrates. Yeah, usually agarose comes from seaweed. The agarose gel itself lets the DNA molecules travel within it. One end of the gel has these holes called wells. Saccharides are the carbohydrate sugar, polysaccharide जिसके अंदर ज्यादा मोनोमर्स होते हैं. एक मोनोमर होता है तो मोनोसेक्राइड बोलते हैं. पॉलीसेक्राइड जिसके अंदर 2 से ज्यादा मोनोमर्स होते हैं तो दैट्स अ पॉलीसेक्राइड एंड एगरोस इज एन एग्जांपल ऑफ इट. इट्स अ जेल लाइक मटेरियल. जैसे आप अपने घरों में कभी खाना बनाते हैं या फिर जिन लोगों ने घर में जेली बनाई रखी होती है तो वो जेली जो है इट इज अ सिमिलर सब्सटेंस लाइक एगोरस. सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम एगरोस एज अ कास्टिंग मटेरियल यूज करते हैं. इट गेट्स सॉलिड. पहले एकदम लिक्विड होता है, पाउडर के फॉर्म में आता है. पाउडर के फॉर्म के अंदर एक पर्टिकुलर मीडिया मिलाया जाता है, एक पर्टिकुलर लिक्विड मिलाया जाता है एंड देन जैसे ही उसको ठंडा करने के लिए रखते हैं, मिलाने के बाद जैसे ही वो सॉलिड ठंडा होने लगता है इट गेट्स सॉलिडिफाइड एंड एकदम आपका जेली जैसी सब्सटेंस बन जाएगा. सो दैट इज यूज्ड एज अ बेस मटेरियल इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. Wells are where the DNA is placed into. The area of the gel where the wells are is negatively charged, and the area of the gel here is positively charged. So guess where the DNA will travel towards? Well, since it's negatively charged, it's going to travel to the positive side. So typically when you're analyzing DNA in electrophoresis, you use these restriction enzymes to cut the DNA up into tiny pieces. Restriction enzymes have the ability to cut up DNA in very specific areas, often related to the specific DNA bases, making restriction enzymes very useful in biotechnology. So if I had baby guppy DNA and adult mother guppy DNA, and I want to compare them, then I would want to use the same types of restriction enzymes in both DNA samples. If I use the same type of restriction enzyme, it should be cutting the DNA at the same identification points in the DNA samples. However, unless the mother and baby guppy are clones, and they're not, those pieces that result after the restriction enzyme is done with them may be differently sized because the DNA of the baby and mother guppy had some differences in the sequence of their DNA bases. So the DNA samples both are. The video is saying the word guppy a lot. It is just using as an animated word. इसमें इसने इस डीएनए को एक फिश से आइसोलेट किया था. उस फिश का नाम गप्पी था. So don't bother about it. Just focus on the technique. Cut up into multiple pieces by the same type of restriction enzyme. And then those samples are loaded into the gel. Sample 1 and sample 2. If we turn on the machine and let the DNA run through the gel, the DNA moves towards the positive side. But some pieces of that cut up DNA will move faster or slower than other pieces. Longer DNA pieces tend to have a higher molecular weight. They take more time to make it across the gel when you compare it to shorter DNA pieces, which move at a faster rate. So what you end up with is that these DNA fragments spread out, with the longer pieces closer to the wells and the shorter pieces closer to this opposite side of the gel. These are called DNA bands, but to see them, you usually need to stain the gel itself and view it under a UV light. Now let's compare the DNA bands in this hypothetical, simplified guppy situation. The bands aren't going to be identical because these fish are not clones, but I can compare how similar the bands are and compare that to other mother guppy samples to look for relationships.
Let's say that we have 3 mother guppy samples to view, and these are the only possible mothers from the fish tank. Which one appears to be the most related to the offspring in this case, and has a high likelihood of being the mother? Well, this one. But we can't be 100% sure with this. It would be helpful for me to know the father guppy sample too, because this will give me more. So exactly, it's moving a little beyond in the syllabus. ये आपको ये भी समझा रहे हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे एक प्रोबेबल पेरेंट्स भी पता लगाए जा सकते हैं कि मदर कौन है एंड फादर कौन है एक पर्टिकुलर बच्चे का, जस्ट बिकॉज वो डीएनए को पूरा रन किया जाएगा एंड डीएनए के अंदर जहां जहां बैंड्स आएंगे तो कुछ बैंड्स माँ से मैच करने चाहिए और कुछ बैंड्स फादर से मैच करने चाहिए, तो अलग अलग सैंपल्स और भी उसी वेल्स के अंदर उन स्पेसेस के अंदर रन कर दिए जाते हैं एंड देन उसी के बेसिस पे यू गेट टू नो कि एक्चुअली मदर कौन है एंड देन फादर कौन है. So this is actually showing ki how gel electrophoresis has so many applications जिसके अंदर you can identify your parents also. So that is one of the reasons, that is one of the application, but that is not our focus. आपने ये देख लिया कि exactly कैसे कैसे run होता है gel, and then let's just go back to our notes because that is the area जब हम ये सीखना चाह रहे हैं कि gel electrophoresis exactly कैसे होता है. मेजर आप ऑलरेडी वीडियो में देख चुके, बट एक रफ डायग्राम हम वहां पे भी बनाएंगे ताकि हमें अपना पर्टिकुलर समझ में आ जाए कि हमारे को बस इस यहाँ से ये सीखना था दैट इट्स अ टेक्निक व्हिच हेल्प्स टू सेपरेट डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स. ठीक है, हम उसको अभी ऑब्वियसली दोबारा से समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टेक्निक इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. I am actually a little unsure that we are running short of time and I don't want to do it in between. You have already seen the video. So I'll just explain that a little bit more and then we'll just end it here, and next वाले में हम इसके ऊपर proper detail में बात करेंगे because I really want this. This is a very interesting technique and आप इसको ढंग से सीखेंगे तो और अच्छा रहेगा, and I'll make like rough but very tiny diagrams for every detail that we do in the lab, so I can actually give you very interesting insights about it. So मोटा मोटा मैं आपको exactly broadly बता देती हूँ जितना हमने वीडियो में देखा. जो आपका डीएनए होता है उस डीएनए के बैकबोन में शुगर फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं. सो शुगर इज फाइन बट फॉस्फेट इज PO4 नेगेटिव. इतना सारा फॉस्फेट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाता है. डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल. सो इस चार्ज की बेसिस पे ही डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है, डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है और आपको पता है जो मशीन होती है ना, मशीन के एंड पे दो तरीके से वायर्स जोड़ी जाती हैं. एक तरफ नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं. तो जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव की तरफ भगता है, पॉजिटिव की तरफ मूव करता है. सो आपका जो डीएनए सैंपल है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, इसी वजह से वो मूव करता है. अदरवाइज ये आपका जेल है और ये आपके जेल के अंदर छोटे छोटे वेल्स हैं जो वो होल्स थे उसके अंदर आपने सैंपल लोड किया है. और ऐसे आप मशीन अगर ना चलाएं, मशीन के अंदर जैसे एक तरफ नेगेटिव चार्ज दें और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, ये मशीन आपने अगर ऑन नहीं करी तो ये जेल ऐसा कैसा ही पड़ा रहेगा थोड़े टाइम में, क्योंकि इस एगरोस के अंदर छोटे 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 छेद होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो आपको नहीं दिखाई देते, जिनके थ्रू ही आपका डीएनए ट्रैवल करके नीचे जाता है. तो वो आपको नहीं दिखाई देते हैं. थोड़ी देर में डीएनए उसी के अंदर डिफ्यूज होके सोल्यूशन में चला जाएगा. बट मशीन ऑन करने के बाद डीएनए इस पॉजिटिव वाली साइड की तरफ जाता है क्योंकि नेगेटिव ऑलवेज गोज टुवर्ड्स पॉजिटिव. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. एंड नेगेटिव एंड कौन सा होता है उसको कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिव एंड को एनोड बोलते हैं. इसके बारे में भी थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पार्ट भी बताऊंगी सो दैट यू गेट वेरी क्लियर अबाउट द होल सेटअप. I hope we are going towards a very interesting phenomena. I hope this sounds interesting at least. And then we are going to continue with the technique called as gel electrophoresis. वीडियो हम देख चुके हैं, एक विजुअल आप ले चुके हो एंड मैं उसके बाद एक रफ विजुअल यहाँ पे भी दूंगी. वहां पे आपने रियल लाइफ एप्लीकेटरी वाली प्लेट तो देखी है, उसके अलावा मैं यहाँ पे भी बताऊंगी एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, मेजर आपको जो समझना है, इट्स अ टेक्निक व्हिच हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स. और शुरू करेंगे एकदम प्रॉपर स्टोरी लाइन बना के, ठीक है, ताकि याद रहे. हैव अ ग्रेट डे एंड शूट डाउन any doubts if you have. Thank you.